उप सेना प्रमुख ने कहा है, हमारे पास एक सीमा थी, 3 विरोधी थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाक की मदद की। आज ये बात मीडिया से बात करते हुए उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कही है। उन्होंने कहा है कि हम एक ही मोर्चे पर 3 दुश्मनों का सामना कर रहे थे और 3 दुश्मनों को हमने एक साथ हराया है। तुर्की ने भी पाकिस्तान की मदद की है, ये कहना है उपसेना प्रमुख का। हमारे पास एक सीमा थी, 3 विरोधी थे। डीजीएमओ स्तर पर बातचीत के दौरान चीन पाकिस्तान हमारे वेक्टर की जानकारी दे रहा था। जब डीजीएमओ स्तर पर बातचीत चल रही थी उस समय हमारे वेक्टर की जानकारी दी जा रही थी। पाकिस्तान के पास 81% हथियार चीन के हैं। पाक के जरिए चीन अपने हथियार का परीक्षण कर रहा था, यह कहना उपसेना प्रमुख का। So few lessons that I thought I must flag as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. So it's no surprise. And China, of course, the good old dictum, killed by a borrowed knife, 36 stratagems that China talks about, killed by a borrowed knife. So he would rather use the neighbor to cause pain than getting involved in the mud slinging match on the northern border. So that is what he's seen. And another thing that China perhaps has seen is that he's able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to him. So it's a good, that is what is something we have to be very, very cognizant about. Again, Turkey also played a very important role in providing the type of support that was there. Bayraktar, of course, he's been giving from before. We saw numerous other drones also coming in, landing in the face of war, during the war, along with trained sort of individuals who were there. On 10th of May, there was a message from the military operations, Pakistan, that they would want a ceasefire. Of course, we completed our mission to ensure that we end the conflict on top of the escalation ladder. And thereafter, of course, it is all about information warfare, how the narrative shape out. That's another domain that could be discussed. And the reason why this particular thing happened, because there was a punch that was ready. And they realized that hidden punch, in case that comes through, Pakistan would be in a very, very bad condition. So that was the reason why they asked for a ceasefire. और इसी खबर पर हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा सर जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से उपसेना प्रमुख ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि हमारी जो लड़ाई है वो 3 विरोधियों से चल रही थी, पाकिस्तान, चीन और तुर्की। पाकिस्तान के पास 81% चीन के हथियार थे और चीन जो है वो वहीं से अपने हथियारों का परीक्षण कर रहा था। तुर्की भी खुलकर पूरा सपोर्ट कर रहा था। तो एक बहुत बड़ा ये मिशन था जिसको हमने सफलतापूर्वक पूर्ण किया। जय हिंद एंड गुड आफ्टरनून। देखिए, डिप्टी चीफ का ये स्टेटमेंट जो अभी आया है वो उसी चीज को पोख्ता करता है जो कि पूरे विश्व के अंदर में जग जाहिर है। उनका कहना कि एक ही फ्रंट है मगर उसमें 3 एनिमी थे, एंड खास करके जो पाकिस्तान, चाइना का तो पूरी सपोर्ट है, और टर्की भी इसमें कूद पड़ा था जिस तरह से उन्होंने अपनी चीजों को मुहैया करवाया पाकिस्तान के अंदर में। और जिस तरह से उनकी पूरी वेपन इक्विपमेंट, नई इक्विपमेंट, खास करके जो इनके 81% वो बता रहे हैं 5 सालों से उन्होंने दिया हुआ है पाकिस्तान को, और जिसको वो टेस्ट करना चाहता था बैटल कंडीशंस में, हार्डन बैटल कंडीशंस में, कॉम्बैट कंडीशंस में, वो तकरीबन उसके सारे के सारे वो फेल और धाराशायी हुए हैं। तो उसकी जो वैलिडेशन है वो तो है ही है एक तरह से। और फिर उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। जो आपका सवाल है कि एक ही फ्रंट है, उसके अंदर 3 एडवर्सरीज हैं, और जो कि पाकिस्तान के साथ चाइना कभी भी खुल के नहीं खड़ा हुआ, चाहे वो आपकी 71 की लड़ाई हो, 65 की लड़ाई हो, या कारगिल की वॉर में लगता था कि वो उसके साथ है। पर इस बार
जो इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2025 में दिखाई दिया है, वो खुलकर केवल वेपन इक्विपमेंट ही नहीं, जिस तरह से उसने सैटेलाइट इमेजरीज, उसके जितने सैटेलाइट्स थे, मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट्स वर होमिंग और वो आपको मदद कर रहे थे, वो भी एक बड़ी उसकी तरफ से चीज थी। जिस तरह से टर्की कूदा है, खास करके उसके जो ड्रोन्स थे, जो उनके TB2 ड्रोन्स, इसके अलावा जो दूसरे छोटे ड्रोन्स हैं, बख्तियार ड्रोन, जिस तरह से उसको सप्लाई किया, जो सारे के सारे धाराशायी हुए। तो एक फ्रंट में 3 एनिमी का आपने बंद किया है। जनरल सिन्हा, वापस लौट रही हूँ आपके पास। मेजर जनरल AK सहवाग साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जनरल सहवाग, स्वागत है आपका। आज उपसेना प्रमुख ने बहुत बड़ी बात कही है, जिससे एक बात तो साफ हो गई कि हमारी सेना ने 3 फ्रंट पर एक साथ मुकाबला किया और 3 देशों को हराया है। बिल्कुल, देखो सच्चाई है कि ये ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो चीन तो खुल के आया हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो 81% हथियार हैं वो चीन के हैं, और इस बार चीन ने इस्तेमाल किया है पाकिस्तान को एज ए लेबोरेटरी। और जो जनरल राहुल सिंह ने ये बड़ा इंपॉर्टेंटली बताया, जिस प्रकार से PL-15 उसकी मिसाइल थी, उसके बाद HQ-9 और HQ-15 उसका एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसका इस्तेमाल उसने किया। एक प्रकार से उसकी लैब थी, ये पहली बार ये हथियार इस्तेमाल हुए थे। और इसी प्रकार से जो टर्की था, उसने भी अपने हथियार दिए थे, TB2 बरकेता, जो कि एक ड्रोन्स हैं जो रशिया को भी दिए थे यूक्रेन के साथ लड़ने के लिए, उनका भी दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह थी कि जो इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया है चीन ने पाकिस्तान को, क्योंकि ये बात थी कि उन्होंने अपनी सैटेलाइट से, जब DGMO टू DGMO बात हो रही थी, तभी भी पाकिस्तान को यह पता था कि हमारे वेपन सिस्टम कौन से प्राइम हो रहे हैं और कौन से वो अभी फायर करने वाले हैं, और इसीलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप इन वेपनों को मत फायर करें। तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि ये 3 चीजें बहुत खुल के आई हैं। एक तो पाकिस्तान अकेला नहीं था, पाकिस्तान के साथ चीन और टर्की खड़े हुए थे, और चीन ने हथियार ही नहीं दी, रियल टाइम इंटेलिजेंस भी दिया अपनी सैटेलाइट के थ्रू। तो ये भारत के लिए एक प्रकार से आने वाले टाइम में हमें फैक्टर इन करने पड़ेंगे। हम जब लड़ाई लड़ेंगे पाकिस्तान से, तो ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा है और आज की तारीख में टर्की भी साथ आ गया है। शिवाज सर, लेकिन आने वाले दिनों के लिए पाकिस्तान को भी एक संदेश दिया गया। वो अपने संबोधन में ये कह रहे थे कि हमने 21 जगह टारगेट चुना था, लेकिन आखिरी मोमेंट में हमने तय किया कि इन 9 जगहों को टारगेट करेंगे। तो इससे साफ पता चलता है कि हम पाकिस्तान के अंदर 21 से 30 जगहों पर एक साथ स्ट्राइक कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो इस पर कोई शक नहीं, भारत की काबिलियत और क्षमता तो हमने डिस्प्ले कर दी है, इसमें कोई नहीं। अब तो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान क्या अकेला ही है या पाकिस्तान के साथ कोई और देश भी खड़े हुए, मगर जब भारत की बात आती इसमें कोई शक नहीं। भारत ने देखो पहले दिन जो हमने 6-7 की रात को जिस प्रकार से इनके नो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया, और उसमें यही नहीं जो कि मुदीर का बावलपुर और मुजफ्फराबाद, लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के जो इनके एक प्रकार से ट्रेनिंग कैंप और प्लस हेडक्वार्टर थे, उनको बर्बाद किया। और जब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, उसके दोबारा रिस्पॉन्ड में हमने 9-10 तारीख को पाकिस्तान की 11 फ्रंट लाइन एयरफील्ड को बर्बाद कर दिया। आपका बिल्कुल पॉइंट ठीक है। इससे पहले हमने जो सिलेक्ट किए थे कुछ ज़्यादा थे टारगेट, फिर हमने इसको शॉर्ट लिस्ट किया, और उसके अंदर इंपॉर्टेंट टाइम नूर खान, सरगोदा, इसके बाद रहीम यार खान, जकोबाबाद, बोलारी, उसके बाद स्कार्दू। अगर आप नूर खान को देखें तो वो जिसको पहले चकाला बोलते थे 2012 से पहले, वो एक प्रकार पाकिस्तान के जो जनरल हेडक्वार्टर और पाकिस्तान की कैपिटल के नज़दीक है, एक प्रकार से वो स्ट्रेटेजी प्लेन डिवीज़न के नज़दीक भी है, जो न्यूक्लियर आर्सेनल को कंट्रोल करती है। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान के हमने घुटने टिकवा दिए थे रात को, जो कि हुआ था 9-10 की रात को, और इसी वजह से 10 तारीख को जो पाकिस्तान के जो DGMO हैं, उन्होंने भारत के DGMO से रिक्वेस्ट की सीज फायर के लिए। तो ये अब साफ सुथरे शब्दों में आ जाता है कि भारत की क्षमता पाकिस्तान की क्षमता से कितनी आगे थी, और किस प्रकार से हमने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को एक्सपोज कर दिया। जी बात सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हमारे साथ बने रहिए कि पाकिस्तान इसी वजह से डर गया। और एक और बड़ी अपडेट है कि 10 मई को भारत पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा हमला करने वाला था, इसी हिडन पंच की वजह से पाकिस्तान डर गया और सीज फायर की बात करने लगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं कि हिडन पंच की वजह से पाकिस्तान डर गया और सीज फायर की बात करने लगा। 10 मई वो तारीख
थी जब तय किया था कि ऐसा हमला कि पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियां भी बर्बाद हो जाएं। लेकिन हिडन पंच की वजह से पाकिस्तान डर गया और फिर वो सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। उसने हॉटलाइन खोली, डीजीएमओ की वार्ता हुई और तब जाके सीज फायर हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के जो मेन एयर बेसिस थे उनको हम टारगेट कर चुके थे। पाकिस्तान में बर्बादी हो रही थी, चाइना के हथियार आ रहे थे, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। शिवाज सर, यही कारण रहा कि पाकिस्तान इतना डर गया कि डीजीएमओ से खुद आके बातचीत करने लगा, सीज फायर के लिए माना हिडन पंच पर। आपने बिल्कुल ठीक बोला, यही हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लगा कि भारत के अंदर काबिलियत और क्षमता बहुत ज्यादा, स्पेशली रात 9-10 को जिस प्रकार से हमने उसके 11 फ्रंटलाइन एयरफील्ड को बर्बाद कर दिया, उसके पास अगले 3-4 महीने के लिए ये नॉन ऑपरेशन होगी थी एयरफील्ड। और उसको लगता था कि अगर ये लड़ाई का दायरा बढ़ेगा तो फिर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा चोट लगने वाली है। और मुझे लगता है ये घबरा के कहीं ना कहीं चीन ने भी पाकिस्तान को ये बताया कि अब जो पाकिस्तान की काबिलियत तो क्षमता नहीं है भारत के साथ ज्यादा देर तक टिकने की। और इसीलिए डीजीएमओ जो पाकिस्तान है उसने रिक्वेस्ट की भारत के डीजीएमओ से कि वो सीज फायर चाहते हैं। और भारत एक ऐसा देश है, भारत कोई नहीं चाहता था इस युद्ध को लंबा करना। उसकी 2-3 वजह है, उसकी 2-3 वजह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि पहली बात तो थी हमारा मेन एम था कि टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करना, हमने उसको बर्बाद किया। मिलिट्री इंस्टॉलेशन अगर वो भारत को विरुद्ध कुछ काम करती तो हमने उनको टारगेट किया। हम लंबा नहीं ले जाना चाहते थे क्योंकि भारत इकोनॉमी पे ध्यान देता है। अगर कोई लड़ाई लंबी चलती है तो उसमें आपकी इकोनॉमी पे भी इंपैक्ट होगा। और भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, भारत आने वाले समय में 3rd लार्जेस्ट बनना चाहता है। पाकिस्तान तो एक भूखा नंगा देश है, उसको कोई खास फर्क है। इसीलिए भारत ने जब डीजीएमओ पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की तो भारत इसको माना। और मुझे लगता है एक बड़ा साफ सुथरा मैसेज हमने वर्ल्ड में भेज दिया कि अगर टेरर होगा, अगर उसको हम एन एक्ट ऑफ वार लेंगे, हम पाकिस्तान को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करेगा तो उसको जवाब देंगे। और ये एक न्यू नॉर्मल बना दिया। मगर ये भी सच्चाई है कि पाकिस्तान ने 4 दिन के बाद अपने घुटने टेक दिए।